वंदना जी और संजीव जी को आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इसके लिए इनवाइट किया है। और आज का फोकस जो है वो है बेसिकली बायोमार्कर टेस्टिंग। वो अब आप लोगों में से कईयों ने इसके बारे में सुना होगा, कईयों की हुई होगी, आपको डिटेल में हो सकता है पता भी हो, लेकिन बेसिकली इसका मतलब है कि जब लंग कैंसर का डायग्नोस होता है और खास करके नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एडिनोकार्सिनोमा, उसमें ये अनिवार्य होता है कि जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ मार्कर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं EGFR म्यूटेशंस और ALK फ्यूजन्स या ALK रीअरेंजमेंट्स, उनकी टेस्टिंग की जाए। और इसका बड़ा सीधा सा रीजन है, भारत देश में अप्रोक्सीमेटली 30% एडिनोकार्सिनोमा केसेस EGFR म्यूटेशन पॉजिटिव होते हैं। ALK लगभग 10% है, कुछ एरियाज में ये ज्यादा भी है, कुछ में थोड़ा सा कम भी है, बट ये एवरेज फिगर है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर ये इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव हो तो उसका जो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी नहीं है, उसका प्रेफर्ड ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी नहीं है, उसका प्रेफर्ड ट्रीटमेंट मुंह से खाने वाली यानी कि ओरल ड्रग्स हैं जिसको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। इन दो के अलावा कम से कम 7-8 और मार्कर्स भी हैं जो टेस्ट किए जा सकते हैं, ROS1, BRAF, HER2, MET, रेट, NTR के, ये काफी सारे हैं। तो ये टिपिकली इनकी परसेंटेज EGFR ALK जितनी नहीं है, कम है, पर जब टेस्टिंग मेथड जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेस्टिंग जिसको कहते हैं या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहते हैं, उसमें ये सारे कवर हो जाने चाहिए। इसके अलावा एक और बायोमार्कर है जो जरूरी है और वो है PDL1। और PDL1 मार्कर बेसिकली इम्यूनोथेरेपी के लिए किया जाता है कि अगर इम्यूनोथेरेपी की ने प्रिडिक्ट करना हो कि कितना काम करेगी इम्यूनोथेरेपी, काम करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए जितना हाई PDL1 हो उतना ज्यादा चांस होता है। पर यह जानना जरूरी है कि अगर EGFR, ALK, ROS1 ये कुछ पॉजिटिव है तो फिर ये PDL1 की इतनी अहमियत नहीं है। PDL1 की अहमियत तब होती है जब ओरल ड्रग्स का स्कोप नहीं है। और इम्यूनोथेरेपी का जो स्कोप है या टारगेटेड ड्रग्स का स्कोप है वो डिफरेंट लंग कैंसर के टाइप्स में अलग है, डिफरेंट स्टेजेस में अलग है। सबसे ज्यादा जो डेटा या सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वर्ल्ड ओवर करंटली है वो है एडवांस स्टेज या मेटास्टैटिक स्टेज या जिसको स्टेज 4 कहते हैं, उसमें नॉन स्क्वेमस टाइप यानी कि एडिनोकार्सिनोमा टाइप में सबसे ज्यादा इसका एक्सपीरियंस है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दूसरे स्टेजेस और दूसरे टाइप्स में भी इसका रोल आ गया है। तो ये तो ब्रीफ है, बहुत ही सिंप्लीफाइड क्रक्स है। बाकी होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग टिश्यू पे भी हो सकती है और टेस्टिंग ब्लड में भी हो सकती है। जब इनिशियल डायग्नोसिस होता है और टिश्यू सैंपल अवेलेबल होता है तो प्रेफर किया जाता है कि ये टेस्टिंग टिश्यू पे हो। पर कई बार टिश्यू कम पड़ जाता है या अवेलेबल नहीं होता या दोबारा बायोप्सी करने का कोई स्कोप नहीं है, तो ये सब चीजें ब्लड में भी टेस्ट हो सकती है। सिर्फ एक अभी तक लिमिटेशन है और वो है कि जो PDL1 टेस्ट आज की डेट में सिर्फ टिश्यू पे होता है, ब्लड में नहीं होता। उस पर एडवांसेस हो रही हैं, हो सकता है कुछ टाइम में वो ब्लड की टेस्टिंग भी स्टैंडर्डाइज हो जाए, बट एज ऑफ नाउ जो दूसरे बायोमार्कर्स हैं EGFR, ALK, ROS1 और बाकी सब, ये टिश्यू में भी टेस्ट हो सकते हैं, ब्लड में भी टेस्ट हो सकते हैं। PDL1 सिर्फ टिश्यू में है। जो PDL1 की टेस्टिंग भी सिर्फ एक ही मेथड से है जिसको हम इम्यूनोकेमिस्ट्री कहते हैं, IHC कहते हैं। जो दूसरे बायोमार्कर्स हैं टारगेटेड थेरेपीज के लिए, उनकी टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हो सकती है। जो NGS है या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है वो सबको इन वे एक ही बार में कवर कर देता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ EGFR अकेले से टेस्ट करना हो, सिर्फ ALK अकेले से टेस्ट करना हो, वो भी हो जाता है। तो
तो मैं इतने पे ही रुक जाता हूँ। मेरे को लगता है लोगों के क्वेश्चंस होंगे और हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आंसर करेंगे वैसे वैसे इसकी और कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए होंगी वो भी हम साथ साथ कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हिस्टोपैथोलॉजी में और मॉलिक्यूलर पैनल टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जब हम सैंपल देते हैं और मॉलिक्यूलर पैनल टेस्टिंग के लिए जो सैंपल देते हैं, क्या दोनों टेस्ट अलग होते हैं? तो हिस्टोपैथोलॉजी टेस्टिंग बेसिकली ये है कि जब वो टिश्यू लिया जाता है बॉडी में से किसी भी जगह पे, जो उसका बायोप्सी लेते हैं, उसको जो प्रोसेसिंग है वो हिस्टोपैथोलॉजी में प्रोसेसिंग होती है। मींस उसका एक टिश्यू लेते हैं, उसको फॉर्मलिन में डालते हैं, उसको फिक्स किया जाता है और उसको फाइनली कहते हैं फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड FFPE ब्लॉक। वो ब्लॉक बनता है, उसके आगे उसकी स्लाइड्स कटती हैं, उसको देख के फिर डायग्नोसिस बनता है। एंड जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है वो उसका नेक्स्ट स्टेप है, बिकॉज जब भी चाहे सिम्टम्स पे चाहे इमेजिंग यानी कि CT या पेट पे हमें इन वे लग रहा हो कि ये लंग कैंसर ही है, हमें कोई डाउट भी ना हो, फिर भी विदाउट बायोप्सी प्रूफ ट्रीटमेंट इनिशिएशन नहीं होता है कहीं पे भी। सो जो बायोप्सी जब टिश्यू जब लिया जाता है और उसकी बायोप्सी को प्रोसेस किया जाता है वो ब्लॉक बन जाता है, वो हिस्टोपैथोलॉजी में होता है। ब्लॉक की आगे मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है। जी, थैंक यू डॉक्टर सिंह। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेरी बायोप्सी तो हो गई, क्या बायोप्सी होने के बाद भी मॉलिक्यूलर पैनल टेस्टिंग हो जाती है? तो क्या उसके लिए फ्रेश सैंपल देना पड़ता है? नहीं, जो ब्लॉक बनाया जाता है जिसको वो मैं बोल रहा था FFPE ब्लॉक है, उसी की ही आगे टेस्टिंग हो जाती है। सो जो चाहे अगर सपोज EGFR की टेस्टिंग होनी है और वो सिर्फ सिंगल EGFR टेस्टिंग होनी है जिसको हम PCR मेथड कहते हैं या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड होता है, वो उसी बायोप्सी के ब्लॉक पे किया जाता है। सिमिलरली जो एल्क की स्टैंड अलोन टेस्टिंग या सिर्फ एल्क के लिए अकेली टेस्टिंग जो इम्यूनोकेमिस्ट्री होती है, या PDL1 की टेस्टिंग है जो इम्यूनोकेमिस्ट्री है, वो ब्लॉक पे हो जाती है। वो कई बार स्लाइडों पे भी ट्राई की जा सकती है। तो अगर एक अच्छा ब्लॉक अवेलेबल है, उसकी आप जैसे जरूरत है वैसे टेस्टिंग कर सकते हो। आप डायरेक्टली उसको NGS टेस्टिंग के लिए भेज सकते हो, आप पहले EGFR एल्क कर सकते हो और उसके बाद जरूरत हो तो NGS कर सकते हो। कई बार जो स्पेसिमेन बनता है उसमें क्लियर नहीं होता कि कौन सा टाइप है, कि वो नॉन स्मॉल सेल तो पता चल गया लेकिन स्क्वैमस है कि एडिनो है वो नहीं पता, तो उस पर उनको फिर से इम्यूनोकेमिस्ट्री मार्कर्स करने पड़ते हैं। तो वो भी उसी पे ही होता है, वो स्लाइड्स पे करते हैं, या अगर ब्लॉक के और सेक्शंस चाहिए तो और कट करके फिर उस पे किया जाता है। सो अच्छा ब्लॉक बनना सबसे जरूरी है। इनफैक्ट अगर बायोप्सी ना हुई हो और जिसको हम FNAC कहते हैं, उसके साथ साथ सेल ब्लॉक बनाया जाए, तो अच्छा सेल ब्लॉक जिसमें कंटेंट अच्छा है टेस्टिंग के लिए, वो बायोप्सी का काम भी मोस्ट केसेस में उतना ही इफेक्टिव होता है टेस्टिंग के लिए। हम मॉलिक्यूलर पैनल टेस्टिंग पे क्यों इतना एम्फोसिस देते हैं आजकल, डॉक्टर नवीन? बहुत सिंपल सी बात है। ये जो मैं फिगर्स बता रहा था 30% एंड 10% है, ये ओवरऑल फिगर्स हैं। पर अगर आप उसको थोड़ा और डिटेल में देखें, अगर आप सपोज देखें कि जो नॉन स्मोकर्स हैं या नेवर स्मोकर्स जो स्मोक जिन्होंने नहीं किया और जिनका एडिनो कार्सिनोमा टाइप है, तो ये 30% का फिगर वो चढ़ के 40-45% तक जा सकता है। सिमिलरली जो 10% की फिगर है, अगर आप सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करें नेवर स्मोकर्स और एडिनोज में या फीमेल में, वो 10% का भी 15% तक जा सकता है। बिकॉज इन लैक ऑफ स्मोकिंग या एक्टिव स्मोकिंग ना करना जो है, उसके ज्यादा एसोसिएशन है इनके साथ। और बहुत सिंपल है, अगर EGFR पॉजिटिव है या एल्क पॉजिटिव है या ROS1 या ऐसे चीजें पॉजिटिव हैं, तो इनको डायरेक्टली आप सिंगल टेबलेट पे डालें तो इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कीमोथेरेपी से ज्यादा है, इनकी टॉलरेंस कीमोथेरेपी से बेटर है। और इसमें 3 वीकली विजिट्स नहीं चाहिए हॉस्पिटल में जैसे कीमो के लिए चाहिए होती हैं। और
क्या कहते हैं इसमें जो, सो नॉट जस्ट कि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, इसकी टॉलरेंस भी बेटर है, एंड सर्वाइवल भी बढ़ जाता है इवन इन मेटास्टैटिक स्टेज 4 डिजीज। एल्क फॉर एग्जांपल, अगर एल्क को लें, सो एल्क पॉजिटिव मेटास्टैटिक डिजीज हैं, तो वो यूएस की एक स्टडी आई थी जिसमें देखा था कि अगर आप एल्क की फर्स्ट लेवल दवाई दो, फिर सेकंड लेवल दो, फिर थर्ड लेवल दो सिक्वेंशली एज नीडेड, तो इवन फॉर मेटास्टैटिक डिजीज सर्वाइवल कैन क्रॉस 5 years, इनफैक्ट इट इवन क्रॉस्ड 6 years। तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आजकल के डेट में। जी। तो जितने भी लोग जुड़े हैं आपको शायद समझ में आया होगा कि क्यों आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर पैनल टेस्टिंग या बायोमार्कर्स की करवाना बहुत जरूरी है, वो किस लिए चैट बॉक्स में जरूरी एक है। क्वेश्चन है, एक अच्छा। क्वेश्चन आया मैम, दीजिए, हाँ आपको जी। भेजा है लास्ट। जी आप बता दीजिए रिजवान भाई, क्या प्रश्न है, पूछ लीजिएगा सर से। जी हाँ सर, एक अब्दुल अजीज जी का प्रश्न है कि एनजीएस का रिपोर्ट पॉजिटिव होने के लिए एनी काइंड ऑफ टारगेटेड थेरेपी लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि टारगेटेड थेरेपी लेने के बाद भी बीमारी बढ़ेगा और फिर रीअकरेंस होगा, एंड इट विल बी फॉर एवरी पेशेंट, ये इनका सवाल है सर। तो ऐसा है, एनजीएस रिपोर्ट पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए ओरल ड्रग है। कई बार ऐसी चीजें पॉजिटिव आती हैं जो ट्यूमर्स में मिलती हैं पर उसके लिए ओरल ड्रग अभी नहीं है। सो जैसे TP53 म्यूटेशन है, वो कई बार पॉजिटिव आता है बट उसके लिए कोई ड्रग नहीं है। सो जस्ट बिकॉज के वो एनजीएस रिपोर्ट में लिखा है कि ये चीज पॉजिटिव है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसके लिए ओरल टारगेटेड ड्रग दी जा सकती है। हो सकता है उसके लिए हो सकता है नहीं हो। अ, आगे चलें और सपोज उसमें कोई ऐसी चीज है जिसके लिए ओरल ड्रग है, चाहे वो ईजीएफआर है चाहे एल्क है, तो ये ड्रग्स कोई इनडेफिनेटली काम नहीं करती। इन सब का एक एक्सपेक्टेड, मतलब जो डिजीज को कंट्रोल रखने का एक एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के लिए। उसके बाद इवेंचुअली डिजीज इंक्रीज हो सकती है, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जरूरी होता है कि कोई नेक्स्ट टाइप ऑफ टारगेटेड ड्रग दी जा सकती है कि नहीं। एंड अगेन वो डिपेंड करता है कि शुरू में क्या पॉजिटिव आया था, कौन सी मेडिसिन दी गई थी, एंड उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि सेकंड अभी दोबारा टेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं, और अगर की जाए तो उसमें क्या निकलता है। सो इसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट कई सिचुएशंस में ये पॉसिबल होता है कि पहले भी टारगेटेड ड्रग दी गई हो, और जब उसका इफेक्टिवनेस खत्म हो जाए, डिजीज बढ़ जाए, तो प्रोग्रेशन पे भी दूसरी टाइप की टारगेटेड ड्रग दी जा सकती है। इनफैक्ट मैं भी आपसे कुछ यही क्वेश्चन अगला पूछना वाली थी कि क्या सपोज एक म्यूटेशन जो अभी पॉजिटिव आता है और पेशेंट प्रोग्रेस कर जाता है कुछ टाइम बाद, तो क्या फिर से कोई म्यूटेशन पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। इसका जवाब देने से पहले ये एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जी। कि आजकल एम्फेसिस है कि टर्मिनोलॉजी करेक्ट यूज की जाए। पेशेंट प्रोग्रेस नहीं करता, डिजीज प्रोग्रेस करती है। ठीक है। सो ये जब भी हम कहते हैं कि बीमारी बढ़ गई, तो यही कहना है कि पेशेंट की बीमारी बढ़ गई। पेशेंट प्रोग्रेस नहीं किया, पेशेंट की डिजीज प्रोग्रेस की है। तो ये बिल्कुल होता है कि पहले एक म्यूटेशन हो और फिर जब डिजीज प्रोग्रेस हो जाए, आप टेस्टिंग करो तो एक और किस्म की म्यूटेशन मिल जाए। फॉर एग्जांपल ईजीएफआर में कई बार होता है कि पहले शुरू में ईजीएफआर म्यूटेशन थी, जब डिजीज प्रोग्रेस की तो आपको वो मेट की एक कोई ऑल्ट्रेशन मिल गई, मेट मेट की एम्पलीफिकेशन मिल गई और उसके लिए अलग दवाई दी जाए। और अनकॉमन सिनेरियोज भी हैं कि पहले कुछ और था बाद में कुछ और निकल आया, तो वो हो सकता है। लेकिन जो हमें जो सिनेरियोज पता है वो अलग। फॉर एग्जांपल, अगर ईजीएफआर म्यूटेशन पॉजिटिव थी शुरू में, एंड जब हम ईजीएफआर म्यूटेशन कहते हैं पॉजिटिव, तो कॉमनली 90% में इन दोनों में से एक होती है, एक्सॉन 19 डिलीशन होती है, और एक L858R एक्सॉन 21 होती है। ये सबसे कॉमन है। सो ये 90% ऑफ केसेस में यही होती हैं। अगर इनको शुरू में ट्रीटमेंट में फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन ड्रग्स दी गई हों, जैसे कि जेफिटनेब या अर्लोटनेब या फैटनेब,
तो जब डिजीज इंक्रीज होती है तो जो मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड म्यूटेशन होती है उसको हम T790M कहते हैं। तो उसके ऊपर ट्राई किया जाता है कि ये म्यूटेशन डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर वो पॉजिटिव आती है तो फिर उसकी उस म्यूटेशन के लिए जो मेडिसिन है उसका रोल होता है, जिसको ओसीमेटिनिब कहते हैं। एल्क में भी क्या कहते हैं, जो डिजीज प्रोग्रेशन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक ऑल्टरेशंस मिलती हैं, वो अभी तक रूटीन क्लिनिकल यूज में नहीं आया, बिकॉज अभी तक तो है कि एल्क में अगर आपने फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन ड्रग दी है तो नेक्स्ट जनरेशन ड्रग दी जाती है, बट वो हो सकता है कुछ टाइम में ऐसा आ जाए कि आप दोबारा बायोप्सी करें, देखें उसमें क्या पैटर्न्स हैं रेजिस्टेंस के, और उसके अकॉर्डिंगली दवाई दी जाए। डॉक्टर सिंह, कौन से कॉमन म्यूटेशंस हैं जो पाए जाते हैं नॉन स्मॉल सेल में? वो जैसे मैंने पहले बताया, EGFR सबसे कॉमन है, जी 30% है, ये सब कुछ एरियाज में 40 भी है। एल्क 10% है। जो ROS1 है फ्यूजन, वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 4% है, किसी जगह में 5% भी आ सकता है, और बाकी सब अर्ली रेंज ऑफ 2 to 3% ही है। सो बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि चाहे वो 2% हैं, बट वो इकट्ठे नॉर्मली नहीं होते। सो अगर कुछ लोगों में सपोज 100 पेशेंट्स हैं तो उसमें 30-35 में EGFR आ गया, 10 में एल्क आ गया, 2-3 में रॉस आ जाएगा, 2-3 में BRAF, 2-3 में HER2 आ गया, 2-3 में KRAS आ गया। सो ऐसा करके अगर आप टोटल पूल लें तो वो आराम से 50% क्रॉस कर सकता है। तो दैट जी इज वाई जब हम टेस्टिंग कहते हैं तो आइडियली हम कहते हैं कि भी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग हो जाए, जिसको NGS टेस्टिंग होती है, ताकि कोई भी चीज ऐसी है जिसके लिए ओरल ड्रग अवेलेबल है, यानी टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है, वो एक ही बार पता चल जाए, बिकॉज जितनी बार टिश्यू को यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए वो उतनी बार यूज हो जाता है। तो EGFR और एल को आप सिंगल सिंगल टेस्टिंग यानी कि सिर्फ स्टैंड अलोन टेस्टिंग जो कहते हैं उसके लिए कर सकते हो, लेकिन जो अगर बाकी चीजें टेस्ट करनी है वो प्रेफरेबली एज इन वन गो यानी कि NGS के साथ ही होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वो टिश्यू खत्म हो जाएगा। जी तो क्या जो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग म्यूटेशन स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में डिफरेंट होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है, बिकॉज जो सबसे कॉमन है जैसे मैंने बताया EGFR और एल्क, इनका नेवर स्मोकिंग यानी जो लोग स्मोक नहीं करते उनमें ज्यादा है। कुछ एक दो म्यूटेशंस हैं जिनका स्मोकिंग से रिलेशन है, फॉर एग्जांपल KRAS जो है उसका स्मोकिंग से है, कुछ लोग कहते हैं BRAF का भी है, पर ज्यादातर अगर आप ये 9-10 चीजें लें तो मोस्ट ऑफ देम मतलब का नॉन स्मोकिंग से रिलेशन है। मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जो अनकॉमन म्यूटेशंस हैं जो तो कुछ इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी कि उनके लिए भी आगे चल के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? तो रिसर्च तो कंटिन्यूस बेसिस पे चलती ही रहती है। अब आज से आप देख लो 10 साल पहले तो इनमें से कई चीजों के लिए मेडिसिन नहीं थी, ठीक है, वो लास्ट कुछ टाइम में ही आया है। तो इनफैक्ट आज से 20 साल पहले तो शायद सिर्फ EGFR की दवाई होती थी और कुछ होता ही नहीं था, फिर एल्क आया, फिर ROS1 आया, फिर BRAF आया। सो वो हो रहा है। अब रिसर्च के मामले में कोई NRG है, कुछ और भी है, वो धीरे 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 मतलब जैसे जैसे लोग उनके लिए टेस्ट करते हैं और उनके लिए मेडिसिन ट्राई करते हैं वो आ रही हैं। तो जो पूल है जिसके लिए ओरल टारगेटेड थेरेपीज मिल रही हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पहले जैसे EGFR का रोल सिर्फ एडवांस्ड अनरिसेक्टेबल या मेटास्टैटिक सेटिंग में था, पर अब EGFR का क्लियर रोल अर्ली स्टेज में भी आ गया है। सो जिनकी अर्ली स्टेज में सर्जिकल रिसेक्शन है उनके लिए भी EGFR थेरेपी का क्लियर रोल है आफ्टर सर्जरी। सिमिलरली जो एल्क का भी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी प्रेजेंट हुई है कि सर्जरी के बाद जिनका एल्क पॉजिटिव है उनको एल्क की दवाई देने से बेनिफिट होता है। सो ये बेसिकली एक्सपैंड हो रहा है कि
सिर्फ लेट स्टेज में नहीं, अर्ली स्टेज में भी कुछ मेडिसिन का रोल है। एंड वो हो सकता है टाइम के साथ ये हो जाए कि फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्टेज में मिल रही है, वो उतना ही बेनिफिट आता है टारगेटेड ड्रग्स का। वो हो सकता है वो सिनेरियो भी आ जाए कुछ टाइम में। रिजवान भाई, चैट बॉक्स में 2 क्वेश्चन है। हाँ जी जी, जी। मैं इस आप ही को रीच आउट कर रही थी। प्लीज आप बता शेयर कर सकते हैं डॉक्टर हाँ, सिंह के एक साथ। है सर, यस, एक है RET पॉजिटिव इस म्यूटेशन का मेडिसिन अवेलेबल है, और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी सर मैं ले लेता हूँ। एक मिनट। रेट का आप कह रहे ठीक हो? सर, आप इसका, जी जी। जी, रेट का कह रहे हैं। रेट, हाँ, रेट की मेडिसिन का रोल है। अप्रूवल आउटसाइड इंडिया तो है ही है, सेल्फरकैटनिब और प्रेलसेटनिब का। उनकी अभी आई थिंक इंडिया में अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है, बट एज ओके सच आउटसाइड इंडिया, यूएस, यूरोप वगैरह में और बाकी एरियाज में इनकी अप्रूवल है। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन है, इन केरास पॉजिटिव patient, does applying sotoserib help? Is any other drug specifically for KRAS positive patient on this horizon? तो इसका सबसे जरूरी आंसर है कि वो जो सोटोरेसिब या एडाग्रेसिव है वो सिर्फ केरास G12C के लिए है। बाकी केरास की और भी म्यूटेशंस आती हैं, इनफैक्ट G12C से मिलती जुलती हैं। अगर आप रिपोर्ट देखो, कोई होगी G12B, G12A भी होता है, बट जो इनकी टेस्टिंग है और इनकी इफेक्टिवनेस है वो सिर्फ G12C में ही है एज ऑफ नाउ। सो अगर केरास पॉजिटिव दिख भी जाए एनजीएस रिपोर्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोटोरेसिब से ही ट्रीट होगा। अगर वो G12C नहीं है तो उसके लिए अभी अप्रूवल्स नहीं है किसी ड्रग की। एंड सोटोरेसिब एंड एडाग्रेसिब का भी अभी मतलब यूएस, यूरोप में अप्रूवल्स हैं अभी। यहाँ की आई थिंक वो प्रोसेस चल रहा है फॉर अप्रूवल एंड सब्सिक्वेंट मार्केटिंग का। एज ऑफ नाउ कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। बस यही थैंक 2 प्रश्न था मैम। ठीक ठीक, थैंक यू रिजवान भाई। थैंक यू डॉक्टर सिंह, हमारे इस प्रश्नों के उत्तर देने का। आई थिंक बहुत सारा बेनिफिट मिला होगा जो भी लोग जुड़े हैं। बिफोर वी डिस्कनेक्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि आप थोड़ा इम्पोर्टेंस ऑफ एडवोकेसी पे भी हमारे पेशेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करें और उनको बोलें, तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। नहीं, बिल्कुल। सो ये अभी पीछे ही जो मुंबई में मीटिंग हुई थी जिसमें ये वर्कशॉप हुई थी ऑन पेशेंट एडवोकेसी, संजीव इधर है, वंदना मैडम भी हैं, बाकी भी और लोग थे। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और वर्ल्ड ओवर तो इसका काफी जोर है। सो इनफैक्ट पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट जैसे जो गाइडलाइंस बनती हैं, इसका मैं पढ़ रहा हूँ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी, उसमें हमेशा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है फ्रॉम पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स। सो क्या कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स हैं या उनके केयर गिवर्स या रिलेटिव्स हैं वो ऐसे फोरम में एक्टिव हो जाएं। संजीव जी, वंदना जी, इनसे, और जो लंग कनेक्ट है और जो दूसरे ग्रुप्स हैं जो पेशेंट एडवोकेसी के लिए काम कर लें, इसके काफ़ी फायदे हैं। एक तो वो पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे अवेलेबल है कंट्री में। कई बार कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो विद इन दी कंट्री नहीं अवेलेबल होती, लेकिन कंपैशनेट एक्सेस पे बाहर से मिल सकती हैं। हमने भी हमारे कुछ पेशेंट्स के लिए मंगवाई हुई है, आई एम श्योर टाटा मेमोरियल और बाकी जगहों में भी ऐसे होता है। सो वो भी हो जाता है, उसके लिए हेल्प हो जाती है। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कई बार कोई साइड इफेक्ट्स के लिए कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है या कुछ और किसी सेकंड ओपिनियंस लेने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और आप आई एम श्योर कुछ सालों में ये और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।
एंड पेशेंट्स और पेशेंट्स के केयर गिवर्स की काफी इंपॉर्टेंट वॉइस होती है। सो जब पॉलिसी डिसीजंस होने होते हैं तो इनको डेफिनेटली माइंड में रखा जाता है।